ठीक है। मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। आज आप सभी के बीच में हम ज्यामिति स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ज्यामिति स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट नंबर क्या है? तो 1 है। पार्ट नंबर कितना है? 1 है। तो आप सबसे पहले इसमें जानकारी देंगे आपको त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कहते किसको है? ठीक है, चलिए हम यह जानते हैं। पहले सबसे पहले त्रिभुज कहते किसको है? तो त्रिभुज के मतलब त्रिभुज किसको कहा जाता है? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, या फिर 3 भुजा बोल सकते हैं, या फिर 3 कोण बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, त्रिभुज का अंग्रेजी में क्या लिखते हैं बाबू? हम लोग इसको बोलते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज किस प्रकार का होता है। ये हो गया आपका त्रिभुज जिसका नाम हो गया ए, ये आपका बी, ये आपका कितना है? सी। त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं? 3 भुजा है। 3 को क्या है? कोण है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं इसके बारे में। 3 भुजाएं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। क्या लिखे हैं मेरे बाबू? यहां पर हम लिखे हैं 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोला जाता है? त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नोट नंबर 1 में, ठीक है, ए बी क्या है? भुजाएं के लिए भुजाएं कौन है? तो ए बी है, बी सी है, और कौन है बाबू? तो ए सी है, या फिर सी ए बोल सकते हैं। भुजाएं के तौर पर कौन हो गया? ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो कितना हो गया? 1 2 और 3 गो। उसके बाद आते हैं कोण के लिए। ठीक है, तो कोणों में क्या हो जाएगा आपका? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये आपका क्या हो गया? आपका 3 गो कोण आपका हो गया। 1 गो, 2 गो और ये 3 गो। त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, तो 3 गो क्या होता है? कोण होता है। अब उसके बाद आगे आते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। क्या बाबू? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग मतलब अंदर में जितना भी हिस्सा है इसको हम जोड़ते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो इक्वल टू कितना डिग्री हो जाता है? 180 डिग्री। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? 2 समकोण कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू? 180 डिग्री या फिर 2 समकोण इसको कहा जा सकता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा बाबू? 180 डिग्री या फिर 2 समकोण के क्या होता है? बराबर होता है। फिर उसके बाद चौथा नंबर पर आते हैं, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है बाबू? तो 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 360। हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। ये बाहर का बात कर रहा है कि अंदर का? ये बाहर वाला हिस्सा हो गया। कहाँ का हिस्सा हो गया? बाहर वाला। और ये किसका हिस्सा है? अंदर वाला। आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? बाहर का या फिर अंदर का आप पूछ रहे हैं। तो अंदर वाला रहेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा बाबू? 180 डिग्री। अगर जब बाहर वाला पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? 360 डिग्री, या फिर क्या बोल सकते हैं बाबू इसको? 4 समकोण। क्या बोल सकते हैं? 4 समकोण। अब उसके बाद आते हैं 5वां नंबर पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या बोलने वाले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 2 गो आपका भुजा है, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो तीसरा से बड़ा होगा या छोटा होगा? अगर ये दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो तीसरा से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। क्या कि ये दोनों लाइन अगर जोड़ते हैं इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे ए में 5वां का ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, किससे बड़ा हो जाएगा बाबू? तो सी ए से बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा? सी ए से बड़ा हो जाएगा। अब इसका दूसरा रूप में देखते हैं, बी सी और सी ए
अगर जोड़ते हैं तो किससे बड़ा हो जाएगा, ए बी से। फिर उसके बाद सी ए प्लस ए बी, अगर इसको जोड़ा जाए तो किससे बड़ा हो जाएगा बाबू, तो बी सी से। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? जब दो भुजा को जोड़ा जाता है तो तीसरा भुजा से क्या हो जाता है बाबू, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे आते हैं छठा नंबर पर। अब कहेगा कि ए गो में से, मतलब कि ये भुजा में से ये भुजा अगर घटाया जाए तो ये बड़ा होगा या छोटा होगा। अब इसमें से ये घटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी माइनस बी सी, इसको क्या बोलते हैं बाबू, मोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोड। जरा ध्यान रखिएगा इसको आगे। कौन है आपका, ए सी। फिर बी में बी सी माइनस अगर कह देगा ए सी रहेगा तो किससे छोटा हो जाएगा ये बाबू, ए बी से। फिर उसके बाद ए सी माइनस कितना रहा, ए बी माइनस ए सी माइनस अगर ए बी रहेगा तो किससे छोटा हो जाएगा बाबू, बी सी से। क्योंकि यहाँ मोड इसलिए लगाया जाता है कि जो भी अगर अंदर में माइनस में आए बाहर में निकल कर क्या चीज में आए बाबू, प्लस में आए। अब बताओ भुजा को माइनस में हम लोग बोल सकते हैं कि -2, -5, -10 बोलेंगे हम इसको। जब भी बोलेंगे तो कोचिंग बोलेंगे, इसको पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, जैसे लंबाई क्या चीज नेगेटिव होता है, दूरी नेगेटिव होता है। इसमें इसका भुजा नेगेटिव बता दीजिएगा आप कि -6 है, -3 है, -2 है। जब भी बोलेंगे तो हम लोग क्या में बोलेंगे, प्लस में बोलेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोले हैं। सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। अब इसमें क्या लिखे हैं बाबू, तीन भुजाएं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं बाबू, त्रिभुज कहते हैं। नोट में पहला में क्या लिखे हैं आपका, भुजाएं ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी। उसका क्या है, कोण के बारे में, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। उसका तीसरा नंबर में लिखे हैं तीन कोणों का योग कितना है, अंदर वाला, अंदर वाला कितना हो गया, तो 180 डिग्री। जब बाहर वाला बोलेगा तो कितना डिग्री, 360 डिग्री। ये भी बोल सकते हैं बहुभुज, मतलब कि अंतः कोणों का योग हो गया, एक ठो आता है बहुभुज का। ठीक है ना, ये निकालने के लिए अंदर का कोण का अलग अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन बाहर का जब भी निकालने के लिए बात आएगा ना तो उसके एकदम फिक्स रहेगा। चाहे आपका 4 कोण वाला हो, चाहे आपका 5 कोण वाला हो, चाहे आपका 6 कोण वाला हो, बाहर के कोणों को अगर जोड़ते हैं, चाहे त्रिभुज बोले, चाहे चतुर्भुज बोले, चाहे पंचभुज बोले, बाहर का कोण कभी बोलेगा तो कितना डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन अंदर वाला हमेशा चेंज होता है। त्रिभुज बोलेगा तो 180 डिग्री, चतुर्भुज बोलेगा तो कितना डिग्री, 360 आता ना है, पंचभुज बोलेगा तो 540 डिग्री। मतलब ऐसे करके क्या होता जाता है, बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ क्या बोला, अगर दो भुजा को जोड़ते हैं तो तीसरा भुजा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर दो भुजा को घटाते हैं तो तीसरा भुजा से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको यहाँ पर ही। अब इसके बाद आगे आते हैं, आगे इसके बाद है कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज में कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, तो चलिए इसको मिटा दे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को समझने में आ गया ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये सब आएगा, बोला जाएगा उसमें कि इससे बड़ा है या नहीं बड़ा है। ठीक है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं बताइए, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन नाम बोले अभी आपके लिए, क्या नाम दिए थे, समबाहु त्रिभुज, और क्या दिए थे, चलिए आप लिखेंगे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, है ना बाबू। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला में, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। दूसरा में आते हैं, इसका नाम है समधि। कौन वाला समधि, आप लोगों को पता है ना, हाँ बहुत बढ़िया, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपको तीसरा नंबर में विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा बाबू, विषमबाहु त्रिभुज।
ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पारा पारी इसमें परिचय देने के लिए क्या है क्या नहीं। जो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला में समबाहु त्रिभुज, दूसरा में समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा में विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला में आपका आते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है बाबू, समबाहु त्रिभुज का आकृति कैसा होता है? तो चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं फिगर में। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का आकृति जो होता है, मतलब तीनों के तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं मेरे दोस्त? बराबर होते हैं। मतलब ये हो गया ए, ये हो गया आपका कोची बी, ये आपका क्या हो गया आपका सी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आपके लिए कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चाहे तो ये भी बोल सकते हैं जिस त्रिभुज की सभी कोण आपस में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चाहे भुजा को लेकर बोल लीजिए, चाहे आप कोण को लेकर बोल लीजिए। ठीक है, अब चलिए इसका नोट में लिखाते हैं, नोट नंबर 1 में। ठीक है, भुजा के बारे में बोला क्या चाहिए? सारा के सारा को चाहिए बराबर है। तो हो जाएगा कौन? ए बी, मतलब भुजा के बारे में बात हो रहा है ना बाबू। तो लिख देते हैं भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर कितना? सी। ए बी बी सी सी सारा आपस में कौन है? बराबर है। उसके बाद आते हैं कौन सा बात चलेगा? तो कोनों के बारे में। तो कौन क्या हो जाएगा बाबू? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये सारा का सारा टोटल कौन आपस में बराबर है। फिर उसके बाद प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या बाबू? प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री या 90 डिग्री? बताएगा कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री? 60 डिग्री। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री के बराबर हो जाता है? 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा बाबू? 180। अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला। बाहर का बात करेगा तो कितना डिग्री? 360। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? समझ में आ रहा है यहाँ पर? अब इसके आगे आते हैं, कहेगा इसमें कि अब दो एंगल को जोड़ेंगे, मतलब दो भुजा को तो इसमें जोड़ते हैं, दो भुजा को जोड़ लीजिए तो तीसरका से कुछ हो जाएगा? बताओ जरा, लिख दें ऐसे ए बी प्लस बी सी, ये किससे बड़ा है? तो सी ए से बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी किससे बड़ा है बाबू? तो सी ए से। अब बी सी प्लस सी ए किससे बड़ा है? तो ए बी से। और ए बी सी ए प्लस ए बी किसको से बड़ा है बाबू? तो बी सी से बड़ा है। जब दो भुजा को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब उसके बाद आते हैं आगे, घटाएंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा? अब इन दोनों को घटाएंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये वाला बड़ा हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो कौन वाला बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। तो लिखते हैं ए बी माइनस बी सी, कौन बड़ा हो गया बाबू? तो सी ए बड़ा हो गया। बी सी माइनस सी ए, कौन बड़ा हो गया बाबू? तो ए बी बड़ा हो गया। और यहां पर सी ए माइनस ए बी, कौन बड़ा हो गया बाबू? कौन बड़ा हो गया? तो बी सी बड़ा हो गया। ठीक है, याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा को आपस में घटाया जाता है तो तीसरा भुजा से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा भुजा से छोटा हो जाएगा। अगर दो भुजा को जोड़ते हैं तो तीसरा भुजा से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जोड़ेंगे तो बड़ा और घटाएंगे तो छोटा। समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री? 180। बाहर वाला कितना? 360।
प्रत्येक कोण कितना 60 डिग्री। इसका सारा भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है, सारा कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को समझने में, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना है। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं। कौन त्रिभुज? सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। उसका परिचय दिया आपको। अब उसके आगे थोड़ा सा और परिचय है, बढ़ते हैं। इसी का परिचय यहाँ पे लिख देते हैं कि समबाहु त्रिभुज में अगर कोण को बात किया जाए तो अगर प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है, तो हम यहाँ पर भी 60 डिग्री लिख दे, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं ना है। प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद छठा नंबर में अगर कह देगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, बताइए क्या हो जाएगा? कौन बड़ा होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किसको से? सी से। ये किस में बात कर रहे हैं बाबू? ये समबाहु त्रिभुज का बात कर रहे हैं। हम त्रिभुज में तकनी नहीं लिखे थे, ये समबाहु त्रिभुज में लिख रहे हैं। समबाहु त्रिभुज में एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर देखा जाए तो एंगल बी प्लस एंगल सी किसको से बड़ा हो जाएगा? ए से। और एंगल सी प्लस एंगल ए किसको से बड़ा हो जाएगा? एंगल बी से। इतना याद रखिएगा। ये किस में बता रहे हैं? ये किसको में ये शर्त लागू हुआ? समबाहु त्रिभुज में। यह नहीं कि त्रिभुज में लागू कर देना इसको, त्रिभुज में यहाँ तक चलेगा, ये चलेगा, लेकिन यहाँ मत लागू कर लगना इसमें बोला में। जब उसका परिचय दिया है, किसके बारे में बोला है, उसके बारे में, किसके बारे में चर्चा किए थे, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा किए थे, तब जाकर ये हम बोले हैं। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद अगला कौन है बाबू? कौन है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 प्रकार के पढ़ने के लिए आता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आ जाता है। ठीक है ना? एक समद्विबाहु त्रिभुज आएगा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में आता है पढ़ने के लिए। तो दोनों का चर्चा में एक ही बार में कर लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए दूसरा नंबर में क्या था? समद्विबाहु त्रिभुज, है ना? अब थोड़ा सा देखिए यहां पर समद्विबाहु क्या है? त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, लगेगा देखने में कि समबाहु त्रिभुज जैसा ही है, लेकिन पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू कि 2 भुज आपस में क्या है बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो नाम लिखो, ए हो गया और ये कितना हो गया? बी हो गया और ये कितना हो गया? सी हो गया। चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बाबू? क्या बोला गया? जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में समान हो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। या फिर जिस त्रिभुज की 2 कोण आपस में समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है? तो चलिए हम यहां नोट में करते हैं। ठीक है? पहला में कौन सी से बात करेंगे? भुजाएं के लिए। तो भुजाएं के लिए ए बी और ए सी दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब ए बी और ए सी बराबर आ जाएगा तो उस त्रिभुज का क्या नाम धर लेंगे बाबू? क्या नाम धर लेंगे? क्या नाम बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। या फिर ए बी और बी सी बराबर आ जाएगा तो भी क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब कि 2 को भुजा बराबर हो और तीसरा का बराबर नहीं हो। अब उसके बाद आते हैं कोनों के बारे में। किसके बारे में? कोनों के बारे में। जब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों बराबर रहेगा तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो मतलब कोण बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? कोण सी। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? कोण सी हो जाएगा। और त्रिभुज इसमें समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री?
180, अंदर वाला बाहर वाला कितना 360। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? अब इसमें कहेगा सर ये दोनों को जोड़ने वाली बराबर हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, तो ये केस बनने लगता है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरका से बड़ा होना ही होना है, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का नियम है, ठीक है? लेकिन अगर जोड़े और बड़ा होवे नहीं करे तो त्रिभुज बनवे नहीं करेगा, ठीक है ना? त्रिभुज गबड़ा जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे आते हैं, ठीक है? इसका शर्त क्या है आपका? जब दो को भुजा बराबर है, दो को कोण बराबर है, उसको त्रिभुज का क्या नाम देंगे बाबू हम यहाँ पर ही? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? क्या है बाबू? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होता है इसका आकृति, है ना? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका आकृति कुछ इस प्रकार से रहेगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या बराबर, और यहां पर कितना डिग्री 90 डिग्री हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया कितना सी। तो इसमें पहला शर्त क्या दिया? कहता है कि ए बी किसके बराबर है? भुजाएं के अनुसार ए बी किसके बराबर है? बीसी के। और कोण के अनुसार क्या हो जाएगा बाबू बोलो? आए तो ए और सी कोची हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। ए और सी कैसे लिखे पता चला? देखिए ध्यान से, ए बी और बी सी क्या है बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा फिलहाल के लिए? समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। लेकिन जब समकोण कैसे बोलेंगे? जब यहाँ प्रत्येक कोण, यहाँ पर के कोण कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री रहेगा, तो कोण कितना, कोण बी इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री। तो इसका जो परिभाषा जो दिया गया, जिसको बताया गया है, कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। खाली ऐड क्या हुआ बाबू? तो जो यहाँ पर 90 डिग्री था कोण बना था वो ऐड हुआ। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? फिर से एक बार पढ़ देते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोला जाता है बाबू? तो जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, दो कोण आपस में बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसका लिखे तो भुजाएं में ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो आपका कोण के हिसाब से कौन हो जाएगा? कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? जिसका कोण बी कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री, ए बी और बी सी क्या है आपस में बराबर है, तो आपका यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ पर ही। लास्ट कौन बचा आपका जाकर? लास्ट कौन बचा? हाँ, तो चलें आगे। लास्ट में आपका है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? कोई भुजा ही बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ विषमबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है, तो यहाँ फिगर पार देते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए और ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऑलरेडी बराबर नहीं दिख रहा है। मतलब तीनों के लिए अलग अलग दर्शा दिया लाइन ना, ये एक गो दो गो और ये तीन गो, तब कौन सा त्रिभुज हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। लिखेंगे जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में, मतलब क्या आप लिख सकते हैं? सभी भुजाएं, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं आपस में समान ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बाबू? उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि भुजा तो आपका ऑलरेडी है ए बी बी सी, और आपका कुछ है ए सी, भुजा भी है कोण भी है, लेकिन कोई बराबर नहीं होना चाह रहा है एक दूसरे के, ठीक है ना? ये हो गया ए, ये हो गया आपका कोची हो गया बी, ये आपका क्या हो गया बाबू? सी, ठीक है ना? शुरुआत में पढ़ने के लिए मिला, पहले में कोची तो भाई रहा, फिर थोड़ा सा बंटवारा हुआ,
फिर पूरा बंटवारा हो गया, ठीक है ना। शुरुआत में कोई था, तीनों भाई था आपस रूप में, तीनों प्रेम भाव से रहता था। थोड़ा दिन के बाद एगो का ब्याह हुआ तो एगो अलग हो गया, तो दो को बराबर में रहा। फिर गाँव के बाद सब तीनों अलग अलग हो गया, दम मतलब कि दम रहना ही नहीं चाहता साथ में। मतलब कौन कौन हो गया नोट में लिखेंगे यहाँ पर ही। नोट में पहला में क्या हो जाएगा, तो ए बी जो है और यहाँ पर बी सी जो है और यहाँ पर सी ए, क्या एक दूसरे के सारा बराबर है? नहीं, इसका कहानी ही खत्म करने के लिए बोलता है, कहता बराबर रहे नहीं करेंगे, चाहे तू ज्यादा हिस्सा ले ले चाहे तो कम ले ले, लेकिन बराबर नहीं रहेंगे। अब एकरा में आते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसका में भी हालत कुछ वैसा ही है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब बड़ छोट होने के बारे में क्या आ जाएगा, जब दो को जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा होना ही पड़ेगा, और नहीं होता है तो त्रिभुज बनबो नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? विषमबाहु त्रिभुज के बारे में कोई दिक्कत किसी को? अब इसी में अब त्रिभुज की पहचान करने के लिए एक आता है पढ़ने के लिए, जो आपका लेसन में स्टार्ट होगा, समरूप और सर्वांगसम। क्या बाबू? समरूप और क्या? सर्वांगसम। तो सबसे पहले समरूप का जो चेहरा है वो देख लीजिए, समरूप कैसा साइन पड़ता है। तो समरूप का साइन हो गया, और यहाँ पर क्या है बाबू, सर्वांगसम का साइन हो जाएगा। बस ऐसा ही रहेगा, नीचे में दो कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा। ये क्या है आपका, ये सर्वांगसम का साइन है, और ये आपका है समरूप का साइन है। तो सबसे पहले दोनों में अंतर बता देते हैं, समरूप किसको कहते हैं और सर्वांगसम किसको कहते हैं, ठीक है ना। समरूप कैसा होता है, आकृति रहेगा सेम जैसा, लेकिन थोड़ा बड़ा छोट देखने में लगेगा, ठीक है ना, वो समरूप कहा जा सकता है। लेकिन सर्वांगसम है, पूरा आकृति एकदम सेम रहना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वांगसम कहा जाता है। पूरा पूरी एक दूसरे को झकले, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। लेकिन देखने में समरूप लगेगा, रहेगा बड़ छोट जैसा देखने में, लेकिन आकृति रहना चाहिए वैसा ही, बड़ छोट रहेगा चलेगा, लेकिन इसमें क्या बोलता है, बड़ छोट नहीं, एकदम सेम होना ही चाहिए। ये होता है सर्वांगसम का, और ये होता है समरूप का। कहता है कि सर्वांगसम जो है समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप जो है सर्वांगसम नहीं हो सकता है। सर्वांगसम जो है समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप जो है सर्वांगसम नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम इसको थोड़ा चर्चा कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोग से थेल्स थ्योरम में, जो कि बोलते हैं इस ज्योमेट्री का पहला नंबर थ्योरम हुआ आता है। कहा जाता है कि त्रिभुज में दो भुजाओं के, मतलब कि दो त्रिभुज में कहा गया है कि एक त्रिभुज है, तीसरी भुजा के एक समानांतर रेखा खींचा जाता है, तो अनुपातिक रेशियो में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो उसी को हम लोग सिद्ध करेंगे, और उसी का नाम क्या है, थेल्स थ्योरम। परिमेय नंबर कितना बाबू, 1 है। तो चलिए पहले इसका जानकारी ले लें, तब ना 1 पर चलेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक जहां तक पढ़ाएं वहां तक में किसी को अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो समरूप का थोड़ा चर्चा कर ले। चले देखिएगा, चलो बाबू यहाँ पर देख लो, समरूप का थोड़ा सा पारी देते हैं, ठीक है। समरूप का थोड़ा सा निशानी देखिए, इधर हो गया, थोड़ा सा बड़ा छोट लग ही रहा होगा, ठीक है। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी, ये आपका हो जाएगा डी, ये आपका हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ। तो कहता है जब त्रिभुज दोनों, शर्त होता है इसका, शर्त क्या है, जब ये दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ रहेगा, तो इसको सिद्ध भी कराऊंगा, चिंता ना करो, इसको सिद्ध भी कराएंगे, ठीक है ना। जब समरूप रहे तो पहला शर्त इसका होता है कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर होता है, और एंगल बी है जो एंगल ई के बराबर होता है, और एंगल सी है जो एंगल एफ के बराबर होता है। क्या क्या बोले बाबू, एंगल ए है जो है एंगल डी के बराबर होता है, एंगल बी है जो एंगल ई के बराबर होता है, एंगल सी है जो एंगल एफ के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हो गया, इसको से ये बराबर हो गया, और इसको से कौन बराबर हो गया बाबू, ये वाला बराबर हो गया, और इसको से कौन वाला बराबर हो गया बाबू, तो ये वाला बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब उसके बाद दूसरा शर्त है पहचान होने का कि ए बी बटा डी ई
और BC बटा EF और AC बटा कितना बाबू यहाँ पर हो जाएगा DF। ठीक है, कौन कौन है? AB बटा आपका DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा कितना हो जाएगा DF। ये अनुपातिक रूप में है। किस रूप में है? अनुपात रूप में है। इसको पहचान होने के लिए, कौन सा पहचान होने के लिए? समरूप का पहचान होने के लिए इतना थोड़ा सा शर्त है आपके लिए। ये क्या है आपका? समरूप का पहचान होने के लिए क्या है? ये आपका शर्त है। अब उसके बाद आते हैं कौन सा? सर्वांगसम। क्या बाबू? सर्वांगसम। सर्वांगसम होने के लिए कुछ इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि दोनों का आकृति क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का आकृति क्या होना चाहिए? थोड़ा सा अगर बड़ा छोटा लगेगा तो देख लीजिएगा। इसका कितना है? हो गया A B C D, आई हो गया E, ये हो जाएगा F। लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। क्या बाबू? DEF। इसमें क्या लिखेंगे? पहला शर्त है कि एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, और एंगल C जो है एंगल किसके बराबर है? F के। इसमें सारा भुजा एक दूसरे के कोची है? बराबर है। और उसके बाद दूसरा नंबर में AB जो है किसके बराबर है? DE के। BC जो है किसके बराबर है बाबू? तो EF के। और AC जो है किसके बराबर है? तो DF के बराबर है। इसमें दिया गया है कि देख लीजिए, ये आपका भुजा भी है एक दूसरे के कोची है? बराबर है। इसमें किसके रूप में था? अनुपात रूप में था। और ये किस रूप में है? दोनों बराबर है। तो अगर सर्वांगसम होना है तो उसके लिए क्या शर्त होना चाहिए? ये वाला शर्त होना चाहिए। समरूप होना है उसके लिए कौन सा शर्त होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। अब आकृति के हिसाब से आप देख लीजिएगा तो हम आपको बता देते हैं, जरा देखिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया बड़ छोट है। ठीक है, दोनों ही आयताकार है। देख लिए, ये क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। लेकिन अब इसका बात जब किया जाए, देखा जाए, इसका अगर बात किया जाए तो दोनों क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? सर्वांगसम का रूप कहलाएगा, क्योंकि दोनों का पेज क्या है? एकदम सेम सेम है। तो कह सकते हैं क्या? ये सर्वांगसम है। आपका जो कॉपी है वो आपका पेज जो है एक दूसरे का क्या है? सर्वांगसम रूप में है। अपना कॉपी और अपना बुक को देख लीजिए, दोनों आयताकार ही है, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा, तो वो क्या कहलाएगा? समरूप में कहलाएगा। और सर्वांगसम में गाओ दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड, ठीक है, एकदम सेम रहता है। बड़ छोट रहेगा तो आपका दाढ़ी चिकना जाएगा पूरा। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को समझ में आ गया तो थोड़ा सा नोट पॉइंट में हम लिख देते हैं एक लाइन को। पहला में सर्वांगसम को समरूप के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना? सर्वांगसम को समरूप के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। लेकिन समरूप को सर्वांगसम के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या लिखे बाबू? सर्वांगसम को समरूप के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन समरूप को सर्वांगसम के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? समरूप और सर्वांगसम में अंतर समझ में आ गया आप लोग को? त्रिभुज के बारे में जानकारी दे दिए। अब अगले क्लास में कैसा मिलेंगे? क्या चीज को लेकर? थ्योरम नंबर 1, क्या बोलते हैं उसको? हेल्थ थ्योरम के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, जो कि वो बहुत VVI है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। हम गारंटी उसको नहीं देंगे कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना? लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। अधिकतर टाइम एग्जाम में आपको पूछते रहता है थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2। और थ्योरम नंबर 8 तो कहना ही नहीं है, वो 100 में 90% चांस रहता है कि वो पूछ देता ही है। ठीक है ना? थ्योरम नंबर 8। लेकिन रिलेशन खत्म करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, तभी ना थ्योरम नंबर 8 में मिलेंगे। यहाँ तक में अगर किसी भी बच्चा को अगर थ्योरी में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से, वो कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे। आपका पार्ट नंबर आज 1 है, अगले क्लास में पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। तो और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है?
और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।